नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले कालखंड में बायोलॉजी टॉपिक में आपको अंतःस्रावी ग्रंथि तथा उससे स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में बताया था और उसी श्रृंखला को जो है मैंने शुरू भी किया था। आपको ग्रंथि का परिभाषा बताया गया था कि मानव शरीर में उपस्थित मतलब कोशिकाओं का वैसा समूह जिससे जो है किसी विशेष प्रकार के तरल का स्राव होता है, उसको बोला जाता है ग्रंथि। और मानव शरीर में जो है ग्रंथियां 3 प्रकार की पाई जाती है: अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब है कि जिस ग्रंथि में नलिका नहीं होगा और उससे जो है हार्मोन का स्राव होगा, उसको बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे पीयूष ग्रंथि हुआ, थायराइड ग्रंथि हुआ, पैराथायराइड ग्रंथि हुआ, थाइमस ग्रंथि हुआ, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद से आपको बताए थे बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि के लिए परिभाषा बताया गया था कि मानव शरीर में उपस्थित वैसी ग्रंथि जिसमें जो है नलिका होती है लेकिन उससे जो है एंजाइम का स्राव होता है, तो उसको बोला जाएगा बहिःस्रावी ग्रंथि। जैसे जो है दूध की ग्रंथियां होती है, पसीने की ग्रंथियां होती है, लार की ग्रंथियां होती है। इसके अलावा आपको बताए थे कि जो मिश्रित ग्रंथि होती है इसमें नलिका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इससे जो है एंजाइम का भी स्राव होता है और हार्मोन का भी स्राव होता है। और मानव शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसका नाम होता है अग्नाशय, पैनक्रियास। इसके जो है मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है और अग्नाशय ही मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और मिश्रित ग्रंथि भी अग्नाशय होती है। इसके अलावा आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि होती है और पीयूष ग्रंथि का ही नाम होता है मास्टर ग्रंथि। इसके अलावा आपको बताया था कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड होता है। और फिर आपको बताया गया था कि मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो भी अग्नाशय होता है। लेकिन सिंपल यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी हटा के कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो उसका सही जवाब होगा यकृत, लीवर। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आज के क्लास में हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि में क्या अंतर होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जैसे हम मतलब मानव शरीर में जो है सबसे पहले सिर से ही स्टार्ट करेंगे कि मतलब खोपड़ी में जो है कौन सा ग्रंथि होता है, उसके नीचे जाएंगे, फिर उसके नीचे जाएंगे और मानव शरीर में लगभग जितनी प्रकार की ग्रंथियां होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा उन ग्रंथियों से जो है जो स्रावित होने वाला हार्मोन है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आप वीडियो में जो है ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मेरा होगा अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि में अंतर। अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथि में अंतर। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि में अंतर पढ़ना है आज की क्लास में। एक तरफ लिखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, फिर इधर लिखते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। एक तरफ लिखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरे तरफ लिखे हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। और सबसे पहला जो है इनमें अंतर लिख सकते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ये नलिका विहीन होता है। सबसे पहला अंतर लिखते हैं, यह नलिका विहीन होता है। अर्थात इसमें जो है नलिका नहीं पाई जाती है। इधर पहला लिख सकते हैं कि बहिःस्रावी जो ग्रंथि है इनमें नलिका पाई जाती है, तो लिख सकते हैं इसको कि इनमें
नलिका पाई जाती है या होती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इधर लिखा गया है कि यह नलिका विहीन होती है, तो इसमें लिख सकते हैं यह नलिका युक्त होती है। सेकंड, इससे जो है हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन का स्राव होता है। इससे जो है हार्मोन का स्राव होता है। इधर लिख सकते हैं कि बहिस्रावी जो ग्रंथि है, इससे जो है एंजाइम का स्राव होता है। लिखेंगे इससे एंजाइम का स्राव होता है। तीसरा, यह एस्टोरेट तथा प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इधर लिख सकते हैं कि यह सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। यदि चौथे अंतर का बात करें तो इसमें लिख सकते हैं इससे अल्प मात्रा में हार्मोन निकलता है। और इधर लिख सकते हैं इससे अधिक मात्रा में एंजाइम निकलता है। अरे इसमें हम लास्ट नंबर लिख सकते हैं, पांचवा लिख सकते हैं कि यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इधर लिख सकते हैं कि यह जो है भोजन को पचाने में सहायता करता है। ये रहा अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर। सबसे पहला अंतर लिखा गया है कि यह नलिका विहीन होती है, अर्थात इसमें नलिका जो है नहीं पाई जाती है। इसके अलावा बहिस्रावी ग्रंथि में लिखा गया है कि इनमें जो है नलिका पाई जाती है, अर्थात इन नलिका युक्त होती है। सेकंड लिखा गया है अंतःस्रावी ग्रंथि में कि इससे जो है हार्मोन का स्राव होता है और इसमें जो है एंजाइम का स्राव होता है। इसके अलावा तीसरा अंतर लिखा गया है कि जो एस्टेरॉयड और प्रोटीन का बना होता है, जबकि जो बहिस्रावी ग्रंथि में ग्रंथि है यह जो है प्रोटीन का बना होता है। इससे अल्प मात्रा में हार्मोन निकलता है और इससे जो है अधिक मात्रा में एंजाइम निकलता है। हार्मोन जो है शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जबकि जो एंजाइम है इस शरीर में जो है
जो भी भोजन है इसको पचाने में सहायता करता है। ये रहा बेसिक अंतर अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद से हमको जो है हार्मोन के बारे में पढ़ना है कि हार्मोन होता क्या है। तो हार्मोन जो शब्द है के लिया गया है लैटिन भाषा का एक शब्द होता है हार्मेन से, और इसका सामान्य इंग्लिश अर्थ होता है टू स्टिमुलेटिंग, उत्तेजनकारी पदार्थ, उत्तेजनकारी पदार्थ। मैंने अभी आपको बताया कि जो हार्मोन शब्द है लैटिन भाषा का शब्द हार्मेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू स्टिमुलेटिंग अर्थात उत्तेजनकारी पदार्थ। 1905 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टारलिंग। 1905 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टारलिंग। इनके द्वारा बताया गया था कि जो हार्मोन है वो एस्टेरॉयड जो है एक वसा होता है और प्रोटीन के मिलने से हार्मोन का निर्माण होता है। 1905 ईस्वी में स्टारलिंग के अनुसार जो है हार्मोन एस्टेरॉयड वसा और प्रोटीन के मिलने से इसका निर्माण होता है। लेकिन यदि इसके सामान्य भाषा में बात करें हम कि हार्मोन जो है लैटिन भाषा के एक शब्द हार्मेन से लिया गया है, जिसका सामान्य इंग्लिश अर्थ हुआ टू स्टिमुलेटिंग, और इसको बोलेंगे उत्तेजनकारी पदार्थ। और इसका काम होता है शरीर में जो है संदेशवाहक का कार्य करना, इसके अलावा विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करना, विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करना। इसका इतिहास था हार्मेन टू स्टिमुलेटिंग उत्तेजनकारी पदार्थ शरीर में जो है संदेशवाहक का कार्य करेगा और विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। 1905 ईस्वी में स्टारलिंग द्वारा जो है बताया गया था कि जो हार्मोन है वो स्टेरॉयड वसा और प्रोटीन के मिलने से बना होता है। सबसे पहला ग्रंथि होगा पीयूष ग्रंथि। इसी का एक और नाम होता है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहिए या फिर मास्टर ग्रंथि कहिए। यदि हम बात करें इस पीयूष ग्रंथि की तो कपाल में जो है एक हड्डी होता है जिसका नाम होता है एस्फेनोइड। तो कपाल की एस्फेनोइड हड्डी में जो है आपका पीयूष ग्रंथि होता है। इस एस्फेनोइड हड्डी में एक स्थान होता है जिसको बोला जाता है सेले टार्सिका। तो एस्फेनोइड हड्डी के सेले टार्सिका स्थान पे आपका पीयूष ग्रंथि होता है। यदि इस पीयूष ग्रंथि के वजन का बात करें
पीयूष ग्रंथि का वजन का यदि बात की जाए तो इसका वजन जो है मात्र 0.6 ग्राम होता है, मात्र एक मटर के बीज के समान। तो सबसे पहला ग्रंथि हमको शुरू करना है जिसका नाम है मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसी ग्रंथि है जो शरीर में जितने सारी भी ग्रंथियां पाई जाती है उनको को जो है नियंत्रण करके रखता है। सारी ग्रंथियों पर जो है इसका नियंत्रण होता है, इसीलिए जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये जो है कपाल के एस्फेनॉइड हड्डी और एस्फेनॉइड हड्डी में एक स्थान होता है जिसको बोला जाता है सेले टार्सिका स्थान, वहीं पे आपका पाया जाता है पीयूष ग्रंथि और इसका वजन जो है लगभग 0.6 ग्राम होता है। यदि बात करें हम कि इस पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले पहले हार्मोन की, तो पीयूष ग्रंथि से सबसे पहला जो हार्मोन है स्रावित होता है उसका नाम है जीएच। जीएच का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन, इसी को बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। इसी का एक और नाम होता है जिसको बोला जाएगा STH हार्मोन। जीएच हार्मोन या फिर एसटीएच हार्मोन। जीएच का फुल फॉर्म होगा ग्रोथ हार्मोन और एसटीएच का फुल फॉर्म होगा सोमैटो ट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। यदि हम बात करें कि जो जीएच हार्मोन होता है इसकी बाल्यावस्था में यदि इसकी कमी हो जाए, बाल्यावस्था में कमी हो जाए, तब एक रोग होता है जिस रोग का नाम है बौनापन। बाल्यावस्था में जीएच हार्मोन की कमी से बौनापन नामक रोग होता है। यदि बाल्यावस्था में इसी हार्मोन की वृद्धि हो जाए तो अधिकतर जो है पुरुषों में एक रोग होता है जिसको बोला जाता है अतिकायता, भीमकायता नामक रोग। अब भीमकायता कहने का मतलब है कि बॉडी जो है भीम अर्थात हाथी के समान हो जाएगा। हाथी के समान कहने का मतलब है कि बॉडी जो है अनियमित रूप से ग्रोथ कर जाएगा। जैसे महाबली जो खली है, ग्रेट खली है, उनका शरीर देख लीजिए काफी लंबा चौड़ा, जो चेहरा है उसका जबड़ा जो है काफी बड़ा बड़ा हो जाता है। आप लोग महाभारत में भीम को भी देखे होंगे, उनका बॉडी जो है काफी लंबा चौड़ा था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है भीमकायता। भीम का मतलब होता है हाथी और कायता मतलब शरीर धारण करने वाला। तो इसमें बॉडी जो है अनियमित रूप से ग्रोथ कर जाता है भीमकायता नामक रोग में। यदि फिर से बात करें कि यदि प्रौढ़ावस्था में यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए, तो प्रौढ़ावस्था में इस हार्मोन की कमी होगी तो एक रोग होता है जिसको बोला जाता है साइमंड नामक रोग। और साइमंड में होता क्या है कि व्यक्ति जो है अपने उम्र से पहले बुजुर्ग दिखाई देने लगता है। प्रौढ़ावस्था के लिए एज होता है लगभग 35 से लेके 40 वर्ष। तो यदि 35 से 40 वर्ष की एज में यदि जीएच या फिर एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो जो है एक रोग होता है जिसका नाम होता है साइमंड। और साइमंड में जो है व्यक्ति अपने उम्र से पहले बुजुर्ग दिखाई देने लगता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि महिलाओं में इस हार्मोन की अधिकता से जो है एक रोग होता है जिसको बोला जाता है अतिकायता। अति कहने का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक, अकायता कहने का मतलब है कि शरीर धारण करने वाला। इसमें भी शरीर जो है अनियमित रूप से काफी मोटा हो जाता है, चलने में भी परेशानी होने लगता है। ऐसे रोग को बोला जाता है अतिकायता।
और सामान्य रूप से जो है महिलाओं में होता है जब महिलाओं में जो है जीएच हार्मोन की वृद्धि हो जाती है। आपको एक बार और रिपीट कराते हैं। हमने सबसे पहला ग्रंथि उठाया जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि और इसी का नाम है मास्टर ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब पूरे शरीर में जितनी सारी भी ग्रंथियां हैं उन पे जो है इसका कंट्रोल रहता है, इसका नियंत्रण रहता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि पीयूष ग्रंथि होता क्या है, तो कपार का एक हड्डी होता है जिसका नाम होता है एस्फेनॉइड, और एस्फेनॉइड में एक स्थान होता है जिसको बोला जाता है सेरेटार्सिका, उसी स्थान पे जो है आपका पीयूष ग्रंथि होता है। यदि इसके वजन का बात किया जाए तो इसका वजन जो है लगभग 0.6 ग्राम होता है। और इस पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले सबसे पहले हार्मोन के बारे में जो है चर्चा किया गया। तो सबसे पहला हार्मोन था जीएच हार्मोन, और जीएच का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन, और इसी का एक और नाम होता है एसटीएच हार्मोन। एसटीएच का फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। यदि बात करें कि बाल्यावस्था में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो एक रोग होता है जिसको बोला जाता है बौनापन, और बाल्यावस्था में इस हार्मोन की वृद्धि हो जाए तो लड़कों में जो है एक रोग होता है जिसको बोला जाता है भीमकायता। इसमें जो है बॉडी काफी मतलब अनियमित रूप से वृद्धि कर जाता है और चौड़ा हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो एक रोग होता है जिसको बोला जाता है साइमंड, और साइमंड में होता क्या है कि व्यक्ति अपने उम्र से पहले बुजुर्ग दिखाई देने लगता है, और साइमंड जो है लगभग 35 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक होता है। अगला इसमें है कि महिलाओं में जीएच हार्मोन की यदि अधिकता हो जाए तो एक रोग होता है जिसको बोला जाता है अतिकायता, और अतिकायता में जो है बॉडी काफी मोटा हो जाता है, और यही रोग जो है महिलाओं में सबसे अधिक होता है। तो आज की क्लासेस जो है यहीं पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो जरूर पसंद में आया होगा। आप लोग वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है उन लोगों के पास पहुंचे जिनके पास अभी तक ये वीडियो जो है नहीं पहुंच पाया है। जुड़े रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।